ये तो पुनर्जागरण का पीडीएफ डायरेक्ट मिल गया। नेहरू काल का पीडीएफ नहीं है, क्या करेंगे पीडीएफ लेके? नेहरू काल का पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, समझ गया? काला सांड 2 ठूस पे बैठा, उठ जाओ। हाँ, लड़की वाले सीट पे बैठेगा। आगे बढ़े। आप लोग को नेहरू काल वाला जो पीडीएफ था, युद्ध का पीडीएफ नहीं मिला था, तो उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें बहुत बड़ा याद करने की चीज भी तो नहीं थी। 1948 में भारत पाक का पहला युद्ध हुआ, 1962 में चीन से, 1965 में पाकिस्तान, 1971 बांग्लादेश, 1984 में सियाचिन हो गया, 1999 में कारगिल हो गया, 2001 में ताज होटल, सॉरी संसद भवन, 2008 ताज होटल। याद रहेगा नहीं सब? ये सब तो आप लोग को पहले से याद है, आप लोग तो विद्वान हैं। पीछे जाइए बगले, देखिए इसमें 48 में लड़ाई हुई, 65 71 तक लड़ाई बता दिए थे। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर था, सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत पाकिस्तान के सीमा पर है और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। यहाँ इतना ठंड पड़ता है कि जिंदगी बहुत ही मुश्किल है सियाचिन ग्लेशियर पर। लेकिन पाकिस्तानी जो थे सब, वो सियाचिन ग्लेशियर पर क्या करना चाहते थे? कब्जा। तो शिमला समझौता जो हुआ था हम लोग में, कब हुआ था? 1962 में। शिमला समझौता कब हुआ था? 71 की लड़ाई के बाद शिमला समझौता 1900 कब हुआ? 72 में। इसमें सीज फायर घोषित कर दिया गया कि एक दूसरे पे कभी गोली नहीं चलाना है, एक दूसरे की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। ये सारी चीजें जो थी 1972 की किस समझौता में थी? शिमला समझौता 1972 में। इसमें कई सारे समझौते भी किए गए थे हम लोग में कि ठंड के दिन में जहां ठंड पड़ता है वहां पे हम एक दूसरे की बॉर्डर को क्या कर देंगे? खाली कर देंगे, वरना सियाचिन और कारगिल जैसे एरिया पे ठंड की वजह से लोग मर जाते हैं। लेकिन ये जो एरिया था यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर, इतना ज्यादा यहाँ ठंड पड़ता था कि यहाँ कोई जाना ही बहुत मुश्किल था। यहाँ पर ठंड के दिन में तो यहाँ टेम्परेचर -60 -56 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो यहाँ कोई सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो 1984 में पाकिस्तान ने क्या किया? यूरोप के कुछ टूरिस्ट आए थे पहाड़ पर चढ़ने के लिए। तो उन पूरी, जब भी आप किसी देश में जैसे मान के चलिए किसी को माउंट एवरेस्ट पे जाना है, ऐसे नहीं कुदारी बकली लिए चल दिए, चल जो माउंट एवरेस्ट ढकेल देगा, ऊपर से चल जाएंगे नीचे। उसको परमिशन लेना पड़ता है और लगभग 15 से 20 लाख रुपया उसका फीस लगता है, क्योंकि उसके पास वही टूरिस्ट प्लेस है और कहेगा कि इतना दीजिएगा तब हम चलेंगे। मतलब 20-25 लाख रुपया खर्चा जाता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का। एक शेरपा को लेना पड़ता है जो आपको रास्ता दिखाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर, ट्रेनिंग वगैरह सब चीज का। तो वो लोग इंडिया में आए चढ़ने के लिए और उन्होंने कहा कि इससे पहले हम पाकिस्तान की भी कई पहाड़ियों पे गए। तो जो आर्मी वाले थे उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट, तो उसने सियाचिन पे चढ़ने का भी परमिशन दिया था। कौन? पाकिस्तान। अब बाकायदा उसका फीस भी दिया था। तो बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गलती कर रहे थे हम लोग, क्योंकि वो उसका एरिया हो जाएगा। तब भारत सरकार जागी और कही कि सियाचिन ग्लेशियर पे हमें क्या करना पड़ेगा? कब्जा करना पड़ेगा। इसके लिए ठंड के कपड़ों की जरूरत होती है जो ठंडी के कपड़ों को रोक सके, जो दुनिया में केवल नॉर्वे बनाता था। ये लोग नॉर्वे के पास गए कपड़े लाने के लिए, तो नॉर्वे ने मना कर दिया कि हमारे पास ऑर्डर ओवर ज्यादा है, बल्क में हमारे पास अभी खाली नहीं है, आप 1 साल बाद आइए, अभी हमारे पास इतना ऑर्डर ले लिए हैं कि हम नहीं दे पाएंगे। तो इंडिया ने पूछा कि किससे लिए हैं ऑर्डर? तो कह रहा है पाकिस्तान से। इंडिया वालों का हालत खराब हो गया। बाद में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना इधर से पहुंची थी और उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन सफेद तलवार। और ऑपरेशन राजीव किसके लिए था भाई? ऑपरेशन राजीव सियाचिन, ऑपरेशन राजीव था। राजीव किसको जीतने के लिए? सियाचिन के लिए। सियाचिन ग्लेशियर से वापस किसे फेंक दिया गया? पाकिस्तानियों को। अभी पाकिस्तान कहता है कि हमारा क्षेत्र विवादित है। इसको लेकर किन 2 देशों में विवाद चलता है? पाकिस्तान में लेकर, इसको लेकर क्या चलता है? विवाद चलता है। इसके बाद पाकिस्तानियों ने दोबारा घुसपैठ कर दिया कारगिल में। सियाचिन से नीचे का एरिया था कारगिल, कहा कि भाई सियाचिन को हम लोग नहीं कब्जा कर सकते हैं, काम करते हैं कारगिल पे कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि कारगिल पे अगर कब्जा हो गया तो सियाचिन जाने का रास्ता टूट गया। कारगिल होते हुए ही आदमी कहाँ जाता है? सियाचिन। कारगिल होते हुए कहाँ जाता है? सियाचिन जाया जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कारगिल होते हुए कहाँ जाएंगे? सियाचिन। तो इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने कहाँ कब्जा कर लिया था? कारगिल में 1999 में। कारगिल की पहाड़ियों पर ये घुस गए 1999 में। समझ गया कि नहीं? अब 99 में भारत की भी कहीं लापरवाही रहती है। बताइए, सियाचिन में घुसा तो विदेशी पर्यटक से मिला, कारगिल में घुसा तो काशी नामदयाल नामक एक चरवाहे से मिला। ये भारत की भी गलती रहती है। यहाँ पर हम लोग कुछ ज्यादा बिलीव कर लेते हैं इन पाकिस्तानी और चाइनीजों पे। गलवान में घुसा तब हमको पता चला, कभी सुने भारत घुस गया? हाँ, नहीं जाते हैं लोग, सेना को डर नहीं लगता है। दिल्ली में जो बैठा है लुटियंस, दिल्ली में इन सबको डर लगता है यहाँ पर। अब क्या करेंगे इन लोग को भी एग्रेसिव रहना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे तो तासी नामदयाल ने बताया कि कुछ पाकिस्तानी उधर घुस गए हैं। तब तक पता चले कि कितने घुसे हैं, तब तक भारत के जितने भी बड़े पहाड़ी थे, चाहे वो आपका तोलोलिंग था, टाइगर हिल, द्रास, बटालिक, ये जितने बड़े पहाड़ी थे कारगिल के, वो सारे पहाड़ियों पर कब्जा किसका हो गया? पाकिस्तानियों का। और वो पोस्ट खाली थे सब। रीजन क्या? हम लोग के पहले से समझौता करके रखे थे कि ठंड के दिन में हम भी खाली कर देंगे, तुम भी खाली कर देना। और जस्ट 1 महीना पहले अटल बिहारी वाजपेयी गए थे पाकिस्तान और नवाज शरीफ से मिले थे। वहां पे बस यात्रा किए गए थे वहां पर नवाज शरीफ। तो पाकिस्तान ने घुसपैठ कर दिया। दिक्कत ये नहीं थी कि लड़ाई बहुत बड़ी थी, दिक्कत ये थी कि एकदम पहाड़ी पर बैठे थे और हम लोगों के बंकर में घुस के पूरी तरह सेटिंग करके एकदम अपने को खूब सेफ्टी ले लिए थे। अब कोई ऊंचा पहाड़ पर है, पूरा पत्थर लगा दिया, हल्का सा इतना गैप छोड़ा है, अब उस गैप से तो उसको पूरा एरिया दिख जाएगा और उसमें से बंदूक निकाल के पूरा बढ़िया से मार रहा है वहां पर। तो हम लोग की कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई थी। अमूमन पहाड़ की कैजुअलिटी मानी जाती है, अगर ऊपर पहाड़ वाला पे एक आदमी है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको कितने चाहिए? 9 आदमी चाहिए होते हैं।
इतना पहाड़ की लड़ाई टफ होती है, क्योंकि उसको चढ़ना नहीं, वो आराम से खड़ा है, और आपको चढ़ना है, उसको ढूंढना नहीं, वो आपको ढूंढ रहा है पहले से, और आपको देखना पड़ेगा। पहाड़ी में उसी तरह के कपड़े पहन लेंगे। हम लोगों की कैजुअलिटी 27 हो गई, 1:27, इतनी भयानक कैजुअलिटी। तो ये तो दगाबाजी के चक्कर में हुआ। उसके बाद बफोर्स तोप, जो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगा था ये घोटाला है, तो इस बफोर्स तोप ने ही युद्ध में हम लोग को जीत दिलाई थी। इजराइल के कुछ गाइडेड बॉम्बर ने भी हम लोग को इस युद्ध में जीत दिलाई थी। इसका नाम रखा गया कारगिल को जीतने के लिए विजय ऑपरेशन। ऑपरेशन विजय और सफेद सागर, ऑपरेशन विजय और सफेद सागर। मुख्य ऑपरेशन का नाम विजय, और एक तो दूसरा नाम सफेद, इसमें तलवार और राजीव। मुख्य ऑपरेशन का नाम विजय। तो कारगिल विजय दिया। कारगिल की लड़ाई बहुत ही घमासान की थी। इसमें एयरफोर्स नेवी ने भी भाग लिया था। एयरफोर्स तो बम गिराने जा रही थी, तो अपने सीनियर से पूछी, बम मार दे नदी उस पार, झेलम नदी के उस पार। तो कहेगी नहीं, उस पार मत मारो, उस पार पाकिस्तान का एरिया आ जाता है, फिर बड़ा हो जाएगा, युद्ध का माहौल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अपने एरिया में मारेंगे तो कोई पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, क्योंकि सब लोग कहेंगे ना तू तो अपने एरिया मारा, तुम घुसा क्या था यहाँ पर। हुआ भी यही, पूरी दुनिया पाकिस्तान का साथ नहीं दी थी। रीजन क्या था कि पूरी दुनिया हम लोग का साथ देती भी नहीं, सारी दुनिया हम लोग को गरिया रही थी। क्यों? 1998 में हम लोग परमाणु बम का परीक्षण किए थे। पूरी दुनिया किसको गरिया रही थी? हम पाकिस्तान को भी गरिया रही थी। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे अच्छा डिसीजन ये लिया कि भाई उस साइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर होगा तो लोग कहेगा भाई अपन अंदर बीमारी साफ हो रहा है वहां पर। लेकिन अगर एयरफोर्स ने जो टारगेट सेट किया था, वो एक्चुअली में नीचे नवाज शरीफ खड़े थे। अगर उसने परमिशन दे दिया मार दो, कौन उड़ा रहता है? नवाज शरीफ उड़े रहते हैं यहाँ पर। और नवाज शरीफ खुश रहते कि उनको लग रहा था कि गॉड ऑफ ऑनर की सलामी दी जा रही है। प्रधानमंत्री खड़ा रहता है तो नहीं, हवाई जहाज जाते हैं सलामी दिया जाता है। 10 मिनट बाद बताया गया कि अभी जो गया है जहाज ना, इंडिया का जगुआर जहाज था, नवाज शरीफ भाग गया। कहने जी तो वहां पे बहुत खराब जगह वहां। नहीं है लेता ना तो सही रहता, मार देना चाहिए। इन दो लोगों पे कभी मोह नहीं करना चाहिए। आप अगर चारों धाम जाइएगा उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना एक पाकिस्तानी को मार दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये लोग दो तरीका, एक शॉर्टकट पुण्य कमाने का होता है, एक लॉन्ग कट। तो आप शॉर्टकट जाना चाहते हैं तो मार दीजिए इन सबको यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लास्ट में आप लोग मार दीजिएगा, सब पुण्य आपको बहुत पुण्य मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आगे बढ़े। ये कारगिल की लड़ाई थी। इन सबको समझ में नहीं आता है। ये इन लोग की यहाँ राजनीति ही इसी पे चलती है कि हमको क्या करना है, गजवाए हिंद करना है, भारत पे जीतेंगे। वो कभी भी एक चीज याद रखिएगा, वो देश की लड़ाई में नहीं जीत सकते जब तक वो इसको मजहब का नाम ना दे। और भारत के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जब भी बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान पर कब्जा करना है, ये नहीं कहते कि मुसलमान पर कब्जा करना। लेकिन वो चोट्टा आके कहेगा गजवाए हिंद करेंगे, यहाँ पर अपना धर्म लहराएंगे। ससुरा तो नहीं आ तुरा, नौटंकी करके यहाँ बैठे हम लोग। आने दीजिए, उसको क्या दिक्कत है? आएगा, फिर हम लोग को दामाद बना के जाएगा। उसके बाद जो हम लोगों से वहां पीढ़ियां पैदा होगी, वही एक इलाज है। सच कहेंगे जो अगर भगवान भी उठ के कहेगा ना बकस दो पाकिस्तान को, तो भगवानों से लड़ जाएंगे। वो कैंसर है, कैंसर नहीं सही हो सकता है। कैंसर और HIV का मिश्रण पाकिस्तान नहीं सुधर। रीजन कि आप उनकी हत्या भी कर दोगे तो नहीं सुधर सकते, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को मार सकते हो, उसकी विचारधाराओं को नहीं मार सकते। वो जब पैदा होते हैं तभी उनमें विचारधाराएं गलत होती है। रीजन क्या है कि पैदा होने में उनमें कई लोगों का हाथ होता है, तो इस वजह से एक आदमी का मतलब विचारधारा ही नहीं रहता है, विचारधाराओं के मिश्रण होते हैं उस समय। अलग अलग टाइप का DNA होता है। आगे बढ़ जाए। कारगिल की लड़ाई, ये कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? विजय ऑपरेशन को चलाया गया था। अब उसके बाद ये यहाँ भी क्या हो गया, हार गए यहाँ पर। उसके बाद एक चीज ध्यान से समझना, आप अगर आपको कहीं में जाके लड़ाई करनी है, सपोज हमें चाइना में जाके लड़ाई करनी है, या ताइवान में, कहीं पे भी, अमेरिका, वियतनाम, कहीं जाके लड़ाई करना है, तो हम ये पैंट शर्ट पहन के जाएंगे, मिलिट्री वाला कपड़ा पहनेंगे, बढ़िया जूता पहनेंगे, पहाड़ वाला हिल जाए, मिलिट्री वाला कैमोफ्लेज वाला ड्रेस पहनेंगे कि कहीं गिर भी जाए तो दूर से लगेगी आदमी गिरा, ये कूड़ा करकट है, अजीब टाइप का ड्रेस होता है, ऐसा ही ना पहनेंगे। लड़ाई में वही आसान होता है। लेकिन कभी भी आप देखिएगा पाकिस्तानी जब आएंगे तो कुर्ता पैजामा पहनेंगे और ना टोपी लगाएंगे। आप रीजन समझो, वो लड़ाई करने नहीं आया है, वो मजहब दिखाने आया है। क्या दिखाने आया है? मजहब दिखाना। ये गड़बड़ बात रहता है। उन लोगों को समझ, ये लोगों को समझाने, ये कहीं ना कहीं हमारी मिलिट्री और हमारी देश में जो मीडिया इस चीज को समझाने में भी असफल रही। समझो यहाँ पर अगर इस चीज को हल्ला कर देंगे ना, तो अगले दिन वो कुर्ता पहन के नहीं आएगा। समझ में नहीं आ गया? अब कुर्ता पहन के नहीं आएगा ना, तो पैंट शर्ट वाला कश्मीर में ऐसे ही पकड़ा जाएगा। तो वो उन लोग की चाल अलग होती है। वो हमेशा से किसकी तैयारी, मजहब की लड़ाई देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत खराब नशा होता है। मजहब का नशा जो होता है बहुत खराब नशा। ये शराब 24 घंटा में उतर जाता है, ये कभी नहीं उतरता। इन लोग का कोई उपाय नहीं है। हम हिंदुस्तान में खुश हैं लोग। इंडिया ने क्रिकेट हार गई, बहुत बुरी तरह हारी, ये हम लोग की गलती थी। ओवर कॉन्फिडेंस था। पाकिस्तान बहुत उसके हिसाब से बहुत एक तरफा जीत गया, अच्छा तैयार किया था। वहां पर खेल है, हार जीत लगे रहता है। हम लोग भी कभी जीत जाते हैं। बट वहां का मंत्री कहता है कि, गृह मंत्री वहां का क्या नाम है उसका, शाह करके कुछ, कुरैशी करके, वो कहता है कि मतलब भारत के मुसलमान उनके साथ थे। आपको क्या लगता है? मतलब उसका क्रिकेट नहीं जीता है, इस्लाम जीता है। मतलब क्या है उनका? अरे भाई अभी बहुत अच्छा पता चला, फिर कौन उठेगा कहेगा क्रिकेट हराम है। तुम अपने में पहले सलट क्या हो यहाँ पे। कभी कोई कहेगा शतरंज हराम है, कोई कहेगा पतंग उड़ाना। क्रिकेट नौटंकी करके रख देता। भाई ठीक है, आप अपनी टीम को क्या देते हैं? बधाई देते, आपकी टीम बहुत अच्छी से जीत गई। लेकिन उसमें भी इन चोट्टों को क्या दिखता है? मजहबे दिखता है। आगे बढ़े। लश्कर तैयबा वहां की एक बहुत बड़ी आतंकवादी संगठन है, लश्कर तैयबा। लश्कर तैयबा नाम भी रखेगा सब मजहब वाला। समझ गए कि नहीं? अपने गलती करे, गाली पूरा मजहब के लोग सुने। समझ रहे हैं इसको? आप कभी किसी गलत के खिलाफ नहीं बोलेंगे ना, तो आप भी उसमें गिन लिए जाएंगे, बहुत इजीली गिन लिए जाएंगे। आपको बोलना पड़ेगा। नाम रखा है लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद।
बताओ, नाम रख ले ही, बम मारेगा, बदनाम पूरा इस्लाम को करेगा। ये दोनों मिलकर 2001 में संसद पर हमला कर दिया। काम लगा दिया संसद। वो तो संसद की सिक्योरिटी टाइट थी, थोड़ा ठीक-ठाक अंदर नहीं घुस पाया सर। नहीं तो अंदर घुसा रहता तो एकदम ऐसे ही बैच जैसे कैसे बैच पढ़ाता, ऐसे मिलता था होलसेल में। होलसेल में उड़ा देता सर। लेकिन देखिए कुछ भी है, संसद में हमारे खिलाफ बहुत घोटाले होते हैं। देश में उल्टा-सीधा काम संसद से होता है। लेकिन उनको पीटने का हक हम लोग को है। बाहर ही कैसे पीटेगा यार? कितना भी खराब संसद है हम लोग का। हम लोग को डाँटने बोलने का हक है, नहीं है? हम लोग भी कभी-कभी घेर लेते हैं कोनो-कोनो नेता को। गिरा जाता है तो कभी-कभी, लेकिन उन्हें मारने पीटने का हक किसे है? हम लोग को है। बाहर का कैसे आ जाएगा? और वो भी हम लोग के ससुराल से। ऐसा नहीं ना हो गया? कोई दिक्कत है किसी को? हम कभी-कभी सोचते हैं कि लाहौर से लाए। लेकिन लेकिन दिक्कत होगा उसे पैदा होते बम मारने लगेगा। क्या आप लोग का विचार है? सहमत है? चलिए ध्यान समझते हैं। 2001 में संसद पर क्या हुआ था? हमला हुआ था। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, जैश और लश्कर के आतंकवादी, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने कहा हमला कर दिया। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, हाफिज सईद सुने नाम यहाँ पे? ये सब बहुत मतलब उटपटांग रहता है सब वहाँ पर। पाकिस्तान को समझ में नहीं आता है। आतंकवादियों को अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे ना, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है आपको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल देगी और आपकी इकोनॉमी चौपट होगी। पाकिस्तान को इसी में डाल दिया गया, उसकी इकोनॉमी चौपट हो गई है। तुर्की कूद रहे थे, तैयब एर्दोगान अपने आप को बहुत बड़ा खलीफा समझ रहे थे, चल गए अंदर, तुर्की लीरा गिर गया यहाँ पर। तो पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अभी भी कोई भी चीज, देखिए जब भी आप धार्मिक व्यक्ति के पीछे जाइएगा तो याद रखिएगा ना, धार्मिक व्यक्ति में एक चीज आप देखिएगा, ये चीज बहुत पिछले 20 सालों से हम आपको बता रहे हैं, जब से ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, यानी जब से आईटी सेक्टर आया, धार्मिक सेक्टर में एजुकेशन लेने वही जा रहा है जो इधर सक्सेस नहीं हो पा रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को धर्म गुरु बनाओगे? चाहे किसी भी हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू, कितने लोग बनाओगे आप लड़की लोग में? देखो एक है पीछे हो ना, वो भी नहीं है, वो एक नहीं होता है पाकिस्तानी दिमाग का कि कोई बात बोल रहा है तो मैं खौफना जरूरी है। कोई आप में बनाएगा? नहीं बनाएगा। लेकिन कोई नहीं बनाता, कोई धार्मिक आदमी नहीं बना। तुम तो पशु है, तुम क्या करेगा? तो देखिएगा धर्म गुरु अभी के वक्त में एक अजय ट्रेंड चल गया ना कि जो सक्सेस है, ठीक ठाक है, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ कुछ बन जाता है। जो एकदम रिजेक्टेड है ना, वो उधर चल जा रहा है। समझ रहा है कि छाटा हुआ आदमी उधर चल जा रहा है और उसके हाथ में समाज आ जा रहा है। समझ रहे हैं इस देश के? और ससुरा सुनता नहीं है किसी की बात। तुम ज्यादा जानते हो, खब्बीस। अरे ससुरा अच्छा वाले भाई, तुम क्या मतलब है? आप सेलेक्टेड नहीं है। तो यही होगा, हमारे यहाँ समाज दे दिया गया उसको। ईसाइयों के सबसे बड़े पोप फ्रांसिस केमिकल इंजीनियर है, एक पढ़ा लिखा इंसान है। वो जब बात बोलेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हमारी बातों का क्या असर पड़ने वाला है। एक सुन रहे थे, पता नहीं क्या नाम था उनको, कौन साधु संत टाइम के थे, कह रहे एपीजे अब्दुल कलाम जिहादी था। बताओ, अरे हम न्यूज पे देख रहे थे, क्या नाम था उसका, हमको ध्यान नहीं है। ऐसा ऐसा लोल सबको देखेंगे, कोई ओरे छोड़ नहीं रहता वहां पे। तो पढ़े लिखे लोग जब जाएंगे तभी सही होगा। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जैसे मोहम्मद और लश्कर दे, इन लोगों ने कहा हमला कर दिया, संसद पर हमला कर दिया। इसमें पकड़ाया था कौन? इसमें सबसे अफजल गुरु कौन पकड़ाया था? अफजल गुरु। अफजल गुरु को फांसी लग गया कि नहीं लग गया? अफजल गुरु का आप कभी इंटरव्यू देखिएगा, उसका इस तरह से माइंड वॉश किया गया ना, जैसे लगता है यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा है। उससे पुलिस इंटरोगेशन की कैसे की, तो बता रहा था कि यहाँ से हमने बम लिया, फिर यहाँ से प्लांट करना था, उसके बाद कैसे हम आपको समझाते हैं एकदम शिद्दत से कि भाई आपको उस तरह से बता रहा था, ऐसे ऐसे किया, फांसी पे लटका दिया, मर गया अफजल गुरु। तो इसमें कौन पकड़ाया था? अफजल गुरु। गुरु का नामो चौपट पे लो। हो गया, मर गया बच्चे, जाओ यहाँ पे फांसी लगा दिया गया, इसको खत्म कहानी। 2008 में 26 नवंबर 2008 कहां पे हुआ हमला? ताज होटल। कहां हुआ? ताज होटल। पाकिस्तान से आए सब, ये सब मछुआरे सब एक छोटी सी जहाज पे बैठ के, भारत के एक छोटे मछुआरे जहाज कबीर को पकड़ लिया, उस पर ये लोग लद के चलाए और मुंबई उतर गए। यहाँ अलग अलग 4 ऑटो में बैठे वो लोग, चारों ऑटो में बैठने के टाइम बम रख दिए, ताकि 4 ऑटो जहां गया धाए से बम फटा, तो मुंबई पुलिस कंफ्यूज हो गई कि 4 जगह और भी बम फटा है, जबकि वहां बम बस एक जगह था। लेकिन अब ना पता चल रहा है कि एक जगह बम था। वो चारों 10 ठो आए थे, सब ग्रुप में बट गए, 4-4 ग्रुप में, 4-5 के ग्रुप में बट गए थे। तो अलग अलग जगह जिस ऑटो में आए थे ऑटो को भी उड़ा दिया। तो मुंबई पुलिस को तो पहले खबर लग रहा है कि ऑटो क्या हो गई, ब्लास्ट हो गई। तो मुंबई पुलिस इधर उधर हो गई यहाँ पे, उसके होटल ट्राइडेंट में घुस गए, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा दुश्मनी किससे है? इजराइल से। तो ट्राइडेंट जो होटल है वहां पे, लियोपोल्ड, ट्राइडेंट नहीं लियोपोल्ड कैफे, एक कैफे लियोपोल्ड, उसमें यहूदी लोग जो होते हैं ना, सब यहूदियों का सबसे फेवरेट जगह कैफे लियोपोल्ड। ये घुस गए कहां पर? कैफे लियोपोल्ड में। ताज होटल से पहले घुस गए थे कैफे लियोपोल्ड में। अब कैफे लियोपोल्ड में घुस के यहूदियों को बंधक बना दिया, यहूदी को मारने लगे, ये कर दे वो कर दे, यहाँ पर हमको जन्नत मिलेगा, मारो यहूदी को, ये देखो ये देखो, वाह 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 वाह, ससुरे तो नहीं, गजब बेवकूफ होता है सब। कैफे लियोपोल्ड में मार दिया सब।
होटल एक था ट्राइडेंट ओबराय। ओबराय होटल की एक कंपनी है, हर जगह उसके होटल मिलेंगे आपको, बड़े बड़े होटल। तो ओबराय होटल में घुस गया सब, वो बहुत ऊंची बिल्डिंग है, ओबराय होटल टूर दिया सब। ताज होटल में घुस के वहां बम्बार्डमेंट कर दिया सब, जिसमें सबसे लंबा ऑपरेशन चला था ताज होटल का। और सब ताज होटल चूंकि इंडिया का सबसे बड़ा होटल है, और उसमें क्या है कि भाई एक इंडिया का सबसे बेहतरीन है और हर चीज एकदम फ्रंट पे था। और मीडिया क्या दिखाई थी, ताज होटल को ही दिखाई थी। बाद में ऑपरेशन ब्लैक टार्नेडो चलाया गया, भारतीय कमांडो ने क्या चलाया, ऑपरेशन ब्लैक टार्नेडो। ब्लैक टार्नेडो, इससे ब्लैक कमांडोज को कहां भेजा गया, मुंबई। अब भारत की सुरक्षा व्यवस्था देखिए, भारत इतना बड़ा है लेकिन ब्लैक कमांडो केवल दिल्ली के पास रहते हैं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था तब तक नहीं सुधरती जब तक कोनो कांड ना हो जाए। क्या यहाँ ऑलरेडी मुंबई जैसे शहर में ब्लैक कमांडो की एक यूनिट नहीं रहनी चाहिए? हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, पटना, भोपाल, एटलीस्ट हर राज्य की राजधानी में कम से कम 100 ब्लैक कमांडो रहना चाहिए। ये बहुत है इनको इनकी बात तक पहुंचाने के लिए। नहीं समझा? अब बिहार पुलिस के भरोसे बिहार है, यहाँ एक आतंकवादी घुस जाएगा, होम काटेंगे, मार। हमरे कोचिंग पे बम चला, आज तक पता नहीं चला, ये लोग खोजते रह गया। यहाँ पर वो तो ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया है जो बम मारा था सबसे, चौकी कुर्सी के नीचे गया तो फटा नहीं। 8 गो बम मारा था सब, शुरुआत का 2 गो फटवे नहीं किया, कुर्सी के नीचे था। ये सब खोज रहा है, सब कौन ची है, दिखा रहा बम है भाग यहाँ से आप। अभी जो ऑफिस देख रहे हैं ये दोबारा बनाया गया ऑफिस है, ये ऐसे थोड़ी था। यहाँ पर बम मार दिया यहाँ पर। तो भारत सरकार को सोचना चाहिए कि एटलीस्ट जितने राज्य की राजधानी है, आतंकवादी अटैक किसी गांव में नहीं होता। ऐसे नहीं तो गांव में भैंस पे बम लगा के उड़ा दिया, जा सुरेश चाचा के भैंस उड़ गई लो ऐसे मारेगा जब भी बम मारेगा तो बड़े शहर पे ही मारता है। तो अभी भी हम लोग के पास ऐसा नहीं है, तो ये हमारी भी गलती है। क्या बताएंगे हम आप लोग को? तो दिल्ली में क्यों है, क्योंकि दिल्ली में नेतवा घूमता है सब। हम तो पटना आ रहे थे तो एयरपोर्ट जैसे डाउन हुआ, तो जब जहाज डाउन हुआ तो हम देखे कि कौन सा बिल्डिंग है भाई, बड़ा खूबसूरत है। तो हम बगल में पूछे कि बिल्डिंग कौन सा है, तब तक हमको दिख गया विधान भवन, एयरपोर्ट के रास्ते पे विधान भवन। ये बताइए अगर विधानसभा की बैठक चल रही है, संयुक्त अधिवेशन, विधानसभा विधान परिषद, अब कोनो लेके में घुस गया है हो गया सब संयुक्त अधिवेशन उसको अलग रूट से रखा। अब दिल्ली जाइएगा, दिल्ली में एयरपोर्ट जो है रास्ते में राष्ट्रपति भवन है, नहीं घुसने देता, उधर से घूम के आइए वो पट्टी से, नहीं जाने देता है। संसद भवन नहीं जाने देता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने देता है, जानता है कि मेन रूट पे है, मेन रूट पे गड़बड़ करेगा तो पता नहीं चलेगा, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जा ही नहीं सकते। पता चला एयर होस्टेस कॉफी देने गई पायलट को, सर कॉफी हटाया, को घुस गया, चल लिया विधान भवन, ले ढाई दे घुस जाएगा विधान ना। ये सब क्या ही बताएंगे, ये सब हम लोग का काम है। अजब वाले तो खैर छोड़ो, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कराएगी, छोड़ दीजिए सर उन सब की चिंता क्या कर रहे हैं। देखिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ सकते हैं। आपके पिताजी आपको 4 झापड़ मारेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, सोचेंगे अच्छे के लिए बोला, पड़ोसी गरिया के चल जाएगा, आपका खून खोल, तुम कौन होता है। तो बात यानी हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते, तो एक अलग मैटर है। ताज होटल में आके बम मार दिया सब, यहाँ पर सारे आतंकवादी मारे गए थे, एक मर बच गया, अजमल कसाब। अजमल कसाब को पकड़ने वाले थे तुकाराम, कांस्टेबल तुकाराम। तुकाराम ने AK-47 पकड़ लिया, मार के पेट छलनी कर दिया, लेकिन मराठा सिपाही तुकाराम ने नहीं छोड़ा। अजमल कसाब को भी याद आया होगा कि ये शिवाजी की धरती है, शिवाजी नहीं रहे तो क्या हुआ, दिलेरी उनकी आज भी जिंदा। AK-47 से मारते रह गया और छलनी कर दिया वहां पे, मार के तुकाराम को पूरा का पूरा पेट, AK-47 का दोनों मैगजीन खाली कर दिया पेट में ही। लेकिन मरने के बाद भी पकड़ ले रहा कि ना ना खींचा यहाँ पे, बाकी मार लाठी उन लोग को एकदम बेहतरीन धो दिया वहां पर। नाना पाटेकर पूछ रहा है कि टेंशन मत लो, तुम्हारा जख्म सब जन्नत में भर जाएगा। मार के रद्द कर दिया उनको। अजमल कसाब पकड़ा गया। अजमल कसाब को जो फांसी दी गई वो बहुत लेट से दी गई थी, 2008 का कांड था, फांसी दी गई थी 12 में। देखिए फांसी न देना एक स्ट्रेटजी थी, डिप्लोमेटिक हिस्सा था। अगर वो अभी भी जिंदा रहता ना, अभी भी जिंदा, पाकिस्तान के लिए हम लोग सरदर्द बना देते। विदेश दौरा में उसको लेके जाते मोदी जी, देखिए ये चट्टा को, यही है ना, देखिए अरे मोदी जी से पहले था ना, तो मोदी जी तो विदेश लेके घूमते हैं यहाँ पे, यही कुत्ता है, मार मार यहाँ पे, लात मार यहाँ पे। लेकिन फांसी, देखिए हम जनता के सेंटीमेंट्स को भी देख के चलना होता है, वरना जनता को डिप्लोमेटिक से इतना मतलब नहीं होता है। जनता का कहना है पकड़ो तो कोर्ट का लेगा, हुआ क्यों नहीं मारा। अरे भाई साहब, जब वो जिंदा था तो उसको बचाने के लिए ये कोई ना कोई कांड करते, और इस कांड में वो पकड़े जाते और कोई ना कोई नया सुराग मिलता। लेकिन हाँ, उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए, उसको मार मार के रद्द कर देना चाहिए। वहां पर फांसी से पहले ही एक संदेश देना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। उन सबको ऐसे कैदियों के बीच में भेज दीजिए जिनको ऑलरेडी फांसी है, मार मार के वही मार डालेंगे सब। सरबजीत के साथ पाकिस्तान ने क्या किया, यही ना किया। भारतीय बॉर्डर पार कर गए थे सरबजीत, उनको क्या किया, जेल से मरवा दिया। लेकिन फिर हम लोग ये सोचते हैं कि इससे हम लोग बदला तो जरूर लेंगे, लेकिन जो एक आदिकाल से भारत की एक जो संस्कृति चलती आ रही है वो धूमिल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं फिर आदमी सोचता है कि नहीं, गवर्नमेंट ने जो किया ठीक ही किया, क्योंकि हम दुश्मनी का बदला ले लेंगे। लेकिन हमारी जो चांद में भी दाग है, लेकिन भारत की संस्कृति पर आज तक कोई दाग नहीं है, बेदाग है यहाँ पर। तो होता है बहुत, इस सबको कुर्बानी देनी पड़ती है संस्कृति कभी भी। इसलिए हम आप लोग से भी कहते हैं, बहुत मेहनत से बिहारियों ने अपना गौरव कमाया था, मगध तक साम्राज्य था। लेकिन आज आप लोग उन्हीं बिहारियों के जो आपके पूर्वज थे, जो मेहनत करके गए थे, आज आप उसका समझिए उसको उपभोग कर रहे हैं, आप योगदान नहीं कर रहे हैं। वरना निकट ऐसे पिछले 10-20 सालों में देखेंगे तो बहुत बड़ा योगदान नहीं मिलेगा। अभी किसी से कहेंगे सर यूपीएससी टॉप कर दिया, ठीक है, बट ये देखिए परसेंटेज कितना घटा, आप उसके भरोसे क्या कर सकते हैं। आज बिहार कितना है, बहुत छवि खराब होती जा रही है, बेरोजगारी में आ रहा है, करप्शन में आ रहा है, परीक्षा में देखिए टॉप करा रहा है सब हाँ थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, लेकिन हाँ फिर भी हम लोग को आगे योगदान में आगे रहना चाहिए। ब्लैक टॉर्नेडो किससे संबंधित, ताज होटल मुंबई हमले में था। ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर, ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण, याद रखिए सब पूछेगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ब्लैक टॉर्नेडो ताज होटल 2008। उसके बाद आतंकवादी हमले भी हुए, पठानकोट, गुरदासपुर, ये पुलवामा, ये सब जो हमले हुए, ये मतलब उस टाइप के खराब हमले थे, बट ऐसा नहीं था कि पूरे देश को बंद कर दिया था।
अभी निकट भविष्य में सबसे खतरनाक मतलब अभी क्या यही था, पूरा देश को 3 दिन तक रोक लिया था। पहली बात ब्लैक कमांडो पहुंचा सब 36 घंटा बाद। ये गलती है कि नहीं? अगर वहीं रहता सब तो तुरंत आ गया रहता। आने के बाद क्या हुआ? जो टाइम लगा आने में टाइम लगा, उसके बाद क्या टाइम लगा? मीडिया वाले कुछ गरिया देखा नहीं नहीं गरियाएंगे मतलब गरियाने का मन करता है हमको। नहीं छोड़ो, हम गरिया दिए, मन गरिया दिए, चलो मन मन गरिया दिए हम। पता है मेजर कृष्ण उनियन बेहतरीन कमांडो थे एकदम नौजवान। जब वो ताज होटल में उतरे ना तो मीडिया वाला देखा, ये देखिए भारतीय जवान उतर गया ताज होटल में, टीवी पे देख लिया, ये सोच रहा ये कौन आ गया? मलकुल मौत यमराज को उर्दू में बोलते हैं अब अजमल कसाब को यमराज को जी समझ में आएगा, हिंदी तो समझ में नहीं आएगा वहां पे, तो यमराज यमदूत बोलिए, एजेंट ऑफ मलकुल मौत, यमराज का दूत। हाँ ये आ गया यहाँ पे, और उसने सीढ़ी पे पहले बैठ गए, लाइट बुझा के सीढ़ी पे बैठ गए सब वहां पर। और जब सीढ़ी पे बैठे सब तो दिख नहीं रहा था, और इन लोग को सख्त आदेश था जब तक दिखे नहीं तब तक गोली मत मारिए, वरना सावधान हो जाएंगे सब कि गोली कौन चला रहा है। ताज होटल में गोली चला मतलब सिक्योरिटी घुस चुकी है अंदर यहाँ पर। और इसमें फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत मेहनत किया था, फायर ब्रिगेड वाले अपने सीढ़ी लगा के लोगों को बाहर निकाले थे सब, बहुत लोगों को। इसमें एक स्नाइपर बहुत तगड़ा काम किया था। स्नाइपर जो थे 2 किलोमीटर दूर से, आगे एयर इंडिया का ऑफिस था, और वहां से 2 किलोमीटर दूर से बैठ के और निशाना लगाया हुआ था एकदम कि आओ ससुरे झांक तुम यहाँ पर। तो एगो खिड़की से झांक रहा है, यहाँ पे कौन है? मधा ले गए कम से आओ यहाँ पे, कौन मारा कौन मारा तुमरे अब्बा कौन मारा पहला सबसे पहले एनएसजी कमांडो उतरते कहीं कौन जगह यहां से दिखता है, हर एक खिड़कियों पे स्नाइपर्स का निशाना था, हर एक खिड़की पे, डायरेक्ट खिड़की पे नहीं झांक रहा था, तो उनको पता ही नहीं चला था बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या नहीं पता चला था। और जहां खिड़की देख जा खत्म कहानी हो जाएगा पे, तो नहीं एक ही रास्ता थे हमारे बीच का न्याय लोग। नमस्कार, ये देखिए आपको अभी दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज में सब दिखा दिया सब वहां पे। मेजर कृष्ण उनियन को सीढ़ी पे गोली लगी थी, जब उतरे थे ना सीढ़ी पे पूरा लाइट बुझा के अंधेरा किए हुए थे, और कितना पास से महज 2 मीटर की दूरी पे गोली मारा था इन आतंकवादियों ने, वो आराम से उतर रहे थे। मेजर होने के बावजूद भी अपने सारे सिपाहियों को कहते कि तुम पीछे रहो, मैं तुम्हारे सेना का कमांडर हूं, क्योंकि सेना में यही सिखाया जाता है द सेफ्टी ऑफ योर नेशन कम फर्स्ट एंड द सेफ्टी ऑफ योर पर्सन, मतलब जिन्हें आप कमांड कर रहे हैं, सेकंड, एंड द सेफ्टी वेलफेयर एंड ऑनर ऑफ योरसेल्फ कम ऑलवेज एंड ऑलवेज लास्ट। आपकी अपनी सेफ्टी हमेशा लास्ट में आनी चाहिए वहां पे। ये उनकी पहली निशानी होती है आर्मी वालों की, कि सबसे पहले किसके ध्यान देना है? देश को, उसके बाद अपने सिपाहियों को, उसके बाद वक्त मिले तो अपनी भी जान की परवाह करना। उसने सबको साइड में करके आगे बढ़ते हुए गए, लेकिन उससे पहले ही जो कमांडो काम करते हैं हमारे न्यूज वाले अपना काम कर चुके थे, आगे बढ़े। वहां पे महज 2 मीटर की दूरी पर AK-47 मारा था, यहाँ पे बुलेट प्रूफ छेद के घुस गया था अंदर, वहां पर बुलेट प्रूफ छेद के, इतनी पास से गोली चलाई गई थी। बुलेट प्रूफ काफी मजबूत होता है, बट हर चीज का एक रेंज होता है, इतना पास से गोली चला देंगे तो क्या होगा? पास से गोली चलने के बावजूद भी बुलेट प्रूफ लग गया, इन्होंने भी अपना गोली चलाई दी तो वो मर गए, लेकिन हमारा एक बहादुर मेजर कृष्ण उनियन शहीद हो गए। ये गलती थी इनकी न्यूज की। आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसको? रिपोर्टर सबको अभिव्यक्ति की आजादी, 19 का एक हमारा एक कमांडर मर गया, अभिव्यक्ति की आजादी है उनकी। हम लोगों से आप लोगों को कभी पढ़ाते वक्त पीडीएफ में कोई गलती हो जाती है, अक्सर देखते होंगे कि बाबू देखो यहाँ ये गलत है, इसको सुधारना। कभी कभी हम लोग पढ़ाते वक्त में कोई डेट आगे पीछे मुंह से टंग स्लिप से निकल जाता है, अगले दिन आके बताते देखो उस बैच में ये बोल दिया था ऐसे हो गया। कभी मीडिया वाले को सुने क्या गलती बताएगा आगे जाकर सुधारेगा? नहीं। हमारे हिसाब से न्यूज चैनल 24 घंटा चलना ही नहीं चाहिए, ये सबसे गलत चीज है। तो न्यूज दिखाते नहीं, न्यूज बनाते हैं। न्यूज बन उसी को 40 बार दिखाएगा। आप 2 घंटे, आप 2 घंटे सुबह दिखा दीजिए, 2 घंटे शाम में, बीच में आप नहीं दिखा सकते। अगर कोई नेशनल लेवल का मैटर है तो दिखा दीजिए, अदरवाइज शांत रहिए। उस पर एनसीईआरटी की किताब पढ़ाया जाएगा। नहीं समझ में आया? 24 घंटा न्यूज दिखाएगा। यहाँ पर न्यूज नहीं मिलता है ना तो न्यूज वाला दिखाता है, देखिए आज सीरियल में ये दिखाया जाएगा। अरे चोटा कहीं का, देखते कि नहीं देखते? अब महिलाएं सब कहीं जानने वाली रहती है, ये नहीं चोको जी ये दिखाने वाला है, चौपट कर देते। मतलब ये न्यूज चैनल में ये काम होता है। तो ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑपरेशन कैक्टस, अब एक और ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कैक्टस। वो नेहरू काल का हिस्सा नहीं है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा है। यहाँ मालदीप है, दक्षिण भारत में देश में यहाँ एक कौन सा थे? मालदीप। मालदीप में जो प्रधानमंत्री थे वो भारत के बहुत फेवर के थे, अब्दुल्ला गयूम। लेकिन उनको ना एलटीटी के कुछ विद्रोही सब मिलकर तख्ता पलट करना चाहते थे सब। अब अब्दुल्ला गयूम ने कहा कि भाई हमारी सरकार तो बंद हो जाएगी, कब्जा कर लिया हमारे देश पर। तो एनएसजी कमांडो को यहाँ से भेजा गया दिल्ली से, उड़ान भर के वो सीधे उतरे सब कहाँ पर? माले एयरपोर्ट पर। 2 दिन में खाली हो गया माले, 2 दिन में शांत कर दिया सब हमारे एनएसजी कमांडो से। कमांडो को हर जगह होना, एटलीस्ट 100 को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अगर नहीं हो पाता है तो सरकार हमसे कहे, हम उनका रहने का इंतजाम पटना में कर देते हैं। नहीं होता बोलिए हम लोग नहीं कर सकते। अरे भाई हमको खाना नहीं बनाने आता, लेकिन हम सीख लेंगे उनको खिलाने के लिए। 1-2 बैच कम में कर देगा आदमी, लेकिन देश सेवा सबसे बड़ी चीज होती है। लेकिन अगर इतना भी नहीं कर सकते तो क्या करेंगे हम लोग? कोई समझ में। सुरक्षा सबसे पहले, एक अपने आप में भी फीलिंग होगा ना, कैसे गर्व से कहेंगे इन सबको आओ मार के देखिए हमारे यहाँ पे। भारत के पास कई सारी समस्याएं हैं, इंटरनल समस्याओं से भी जूझ रहा है। अब इस तक समझ में आ गया। 48 में इसमें एक ही युद्ध है आपका, ये चाइना के साथ। बाकी सब देखिए किसके साथ, बाकी सब पाकिस्तान। अभी तो हम केवल मेन बताएं, अभी बहुत सारी चीजों को नहीं बताएं। अब समझा हम क्यों गरियाते हैं उसको? नहीं इतना ये मैटर पे नेशनल इमरजेंसी तो इस पे लागू हुआ ही था, इस पर नेशनल इमरजेंसी तो लागू हुआ ही था। इस सब मैटर के लिए सेना निपटा लेती है, नेशनल इमरजेंसी की क्या जरूरत है? आगे बढ़े सर। पीडीएफ में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हो सकता है बहुत मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। अब आगे बढ़ जाए, पुनर्जागरण पढ़ा दे। इसका पीडीएफ आपका बच गया है, नेहरू काल का पीडीएफ, इसका पीडीएफ दे देंगे। सर आप भी एक बुलेट प्रूफ ऑफिस बनवा लीजिए।
देखो बाबू, हम बुलेट प्रूफ की बात नहीं है, जब हम यहाँ पटना में रहे, बस विद्यार्थी रहना चाहिए, और हमारा विद्यार्थी अपने आप में नेजी कमांडो है। बस वो रहना चाहिए। फिर देखो यहाँ जब पुलवामा का हमला हुआ था तो हम लोग भी प्रोटेस्ट में गए थे, लड़कियां सब तब चली गई थी कारगिल चौक पर पूरा, और पूरा कारगिल चौक हमारे बैच की लड़कियों से जाम हो गया था। आप कभी यूट्यूब पर देखिएगा ना, उस समय हम लोग का चैनल वगैरह नहीं था, लेकिन इतना था कि दबाव बना दिया जाएगा यहाँ पर। तब तक उसके बाद बदला हो ही गया वहां पर पाकिस्तान में। अब वहां पर बड़े लोग भी हगीज पहनते हैं। क्योंकि भारत वाले कभी भी एयर स्ट्राइक कर देता है। तो भैया देश बचे ना बचे, इज्जत बचे से जो है। आगे पुनर्जागरण समझते हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आगे देखते हैं हम लोग पुनर्जागरण को। देखिए चौपट इसको नहीं सुधर सकता, छोड़ दीजिए उस सबको। हम आपको अभी से भविष्यवाणी करके देते हैं। ये पाकिस्तान है यहाँ पे ना 2030 तक इतना बुरा फाइनेंशियल क्राइसिस में जाएगा कि आने वाले 1 से 2030 तक इतना फाइनेंशियल क्राइसिस में जाएगा कि यहाँ की जनता किसको कर देगी शासन संभालने के लिए? सेना को। और वहां हमेशा सेना एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर लीड करती है। जब सेना आएगी तो सेना को विकास से कोई मतलब नहीं, वो फिर किधर के लिए हमला करने को बोलेगा, उल्टा सीधा ये काम करेगा। जब जब वहां सेना का रूल रहा है तब तक यहाँ पे इस तरह से कांड हुआ है। इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो जाएगा जिसका कोई हद नहीं, फिर इनको पास कर्जा देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। भारतीय सेना को यहाँ नेवी लगा देना चाहिए, काम खत्म। यहाँ नेवी लगा दीजिए। और यहाँ मलक्का है ना, पतला रास्ता, चाइना इधर से आता है, 2 पनडुब्बी तो रास्ते रोक देगी, काम खत्म। अरे एगो पाता रास्ता छोड़ दीजिए जिसमें बाकी जहाज चल जाए, बाकी माइंस लगा दीजिए, खत्म कहानी। बाकी पता इसमें से निकलो और वहीं अपनी चेकिंग करते रहे। बिहार पुलिस को लगा दीजिए, ऊपर से पैसा लेगा। सिंगापुर का तो का निकल तू कौन पुलिस? सिंगापुर के जापान बिहार पुलिस। आपको बता रहे ना, यमराज दिखते नहीं है, वरना अगर दिखाई देते ना तो बिहार में आते ना तो उन्हों से पैसा लेता, ना लेते तो लाश ले जाओगे, पर हमारा कमीशन कौन चीज? ये कौन चीज देते ना जीतो, चलिए इन्हें बंद कर दे इनको। हम लोग इतना खतरनाक है। अब पुनर्जागरण को समझते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है रेनेसा। पुनर्जागरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेनेसा। रेनेसा का मतलब होता है कोई पुरानी चीजों को छोड़कर। क्या कहता है सर? पीडीएफ मिल जाएगा बाबू नेहरू काल का। या तुम बहुत गधा खचरा लड़का है सर। कह रहे सर लाहौर में शादी वहां कीजिएगा, हम लोग का ध्यान रख के जहां साली ज्यादा हो सब। चलिए ध्यान दो। अरे तुमको क्या लगता है, तुम खुदरा सोच रहा है दहेज में लाहौर लाया जाएगा? नहीं लाया जाएगा। चलो अब आगे देखते, छोड़िए उस सबको, वो कभी नहीं सुधरेगा। हम बहुत कोशिश किया, हमसे ज्यादा इतिहास मान के चलिए आप विद्यार्थी हैं, इतिहास नहीं ना देख, आप लोग इतिहास पढ़ने के लिए देखें कि हाँ रिजल्ट के लिए कि हमको नंबर लाना है। हम लोग इतिहास आपको पढ़ाना रहता है, हर चीज देखा इंसान कहाँ जा रहा है, वो कभी नहीं सुधर सकता। उसका केवल 2 लोगों के पास इलाज है, एक इजराइल के पास, दूसरा परमाणु बम। इजराइल के पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा रहता है नॉट एक्सेप्टेड इन इजराइल, इजराइल में अलाउ नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि इजराइल वाला बिरयानी बना के खा जाता है इन लोगों को, वो नहीं छोड़ता है वहां पे, बड़ी मार मारता है। देखे थे गाजा को किस तरह मारा था? एक नेपाल वाला हमारे वीडियो पे बोला था कि आप भी हमारा नेपाल का जमीन कब्जा किए हैं, हम भी आपको गाजा जैसे मिसाइल मारता है हम भी मिसाइल मारेंगे। हम कहे ठीक है, तो हम भी तुम्हारा बाजा बजा देंगे। और वो वाला क्लिप काट के पूरा नेपाल में वायरल कर दिया सब। अब हमको दिक्कत है, नेपाल वाला खोज रहा है सब, पाकिस्तान वाला खोज रहा है। चलो कोई बात नहीं, हमारा हिंदुस्तान ठीक है। भारत में मतलब क्या समझो भाई, यहाँ पे उदारी वाला सीधा दिख रहा है। अरे वो बड़े सीधा दिख भले रहा है नहीं, इस मैटर पे तो और नहीं। अब हम लोग को रेनेसा यानी पुनर्जागरण समझना। देखिए पुराने रीढ़ रिवादों को छोड़कर नए रीतियों को अपना लेना क्या कहलाता है? पुनर्जागरण कई सालों की एक मेहनत का नतीजा होता है। पुनर्जागरण हर क्षेत्र में होता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, भवन निर्माण के क्षेत्र में हो, या फिर चित्रकला के क्षेत्र में हो। हर चीज में आपको एक पुनर्जागरण होता है। हर जगह पे क्या होता है? पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई थी। कहां से हुई थी? इटली में। इटली के लोग रूढ़िवाद या पुरानी परंपरा को छोड़ दिए। देखिए वहीं के लोग पुरानी परंपराओं को छोड़ेंगे जो 8-10 परंपराओं को जानते होंगे। आप शहर के लोगों को देखिएगा, वो ऊंच नीच की फीलिंग्स उतना नहीं रखते हैं। उनके अंदर थोड़ा सा मतलब बहुत पुरानी परंपराओं को लेकर नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास डेली विचारों का आदान प्रदान होते रहता है। कभी कोई बिहार से, पटना में ही आप रहिए या दिल्ली में रहिए, दिल्ली के लोग कभी ओपन माइंडेड है, कभी वहां नॉर्थ ईस्ट का आएगा, कभी गुजराती आएगा, कभी कश्मीरी, सब आएंगे वहां पर। तो उन लोग के अंदर ना पुरानी परंपराओं को छोड़कर वहां देखिएगा, वहां वोट जाति धर्म के आधार पर नहीं मिलता है। यहाँ तो आप नाम बताइएगा टाइटल के साथ, तो संभावना है कि आदमी बता देगा किसको वोट डालेगा। टाइटल रहना चाहिए। सुरेश किसको वोट डालेगा? हाँ अभी टाइटल बताएंगे, बता देंगे आप लोग। हाँ लास्ट वाला बताइए। नहीं सर लास्ट वाला बस बताइए, सुरेश को छोड़िए, लास्ट वाला बताइए। नहीं समझ आ गया? तो वो दिल्ली के लोग में ऐसा नहीं है।
तो इसी रेनेसा मतलब पुनर्जागरण वहीं होता है जहां बहुत सारे जगह के लोग आए, विचार का आदान प्रदान हो, तो वहां पर एक पुनर्जागरण होता है। यूरोप जो था पूरे इटली के बीचों बीच में था, और यहाँ पूरे इटली सॉरी यूरोप के बीचों बीच में है इटली। इटली में चारों ओर से लोग आते थे, इसलिए इनकी विचारधाराओं में बहुत सारा चेंजिंग देखने को मिला। जैसे आप दिल्ली में रहे हैं या शहर में रहे हैं, जब आप गांव में जाएंगे तो अजीब लगेगा, यार ये सब एक दूसरे को पहचान रहा है, सब पहचानता है गांव में एक दूसरे को, मतलब नया आदमी को देखेगा सब ऐसे देखते, कोनो कोनो अपने सास कैसे बाल झाड़ेगी, आप नहीं रहे। अरे भाई झाड़ ना तुम वहां पे, क्या मतलब है, सब एक दूसरे को ध्यान देगा, कोनो खाना खाएगा दाल चावल सन रहा छोड़ के, हाँ तुम खाओ यार, तुमको कौन बोल रहा है देखने के लिए। हाँ, सब एक दूसरे को पहचानते रहता है सब। तो वहां पे अभी पुनर्जागरण उतना नहीं हुआ, शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो गया। तो पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुई? पुनर्जागरण की इटली में शुरुआत का कारण क्या था? चारों ओर से बीच में था, अतः वहां पे विचारधाराएं क्या हुई? चारों ओर से विचारधाराएं आने लगी, जिस वजह से वहां पर क्या हो गया भाई, एक मतलब अलग अलग लोगों की विचारधाराएं आने लगी। अब आप देखिए, वो इंसान जो जो हर तरह के माहौल में रहा होगा, हिंदू मुस्लिम ऊंचा जात नीचे जात सब जात एक जैसे में रहा होगा, उससे आप मिलिएगा, वो हमेशा कभी धर्म की बात नहीं करेगा, समझा कि नहीं, कभी बात नहीं करेगा। लेकिन जिस जिस गांव में एक टाइप के लोग रहेंगे, उसको देखिएगा उसकी मेंटेलिटी भी अजीब टाइप की हो जाएगी, खाली अपने बात करेगा, यहाँ पे जिस टोला का रहेगा कहेगा हमारा टोला है, मतलब इस टाइप की विशेषताएं ज्यादा हो जाती है। तो सॉरी, पुनर्जागरण की शुरुआत इटली का शहर फ्लोरेंस, इटली का शहर फ्लोरेंस, वहां से इसकी शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत दांते नामक व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? ये एक कवि थे, नाम क्या था? दांते। वो दांते काट लेने वाला नहीं, नाम था इनका दांते, मत दांते काट लिया, इनका नाम क्या था? दांते। इन्होंने एक किताब लिखी थी डिवाइन कॉमेडी, क्या नाम था? डिवाइन कॉमेडी। इसमें इन्होंने स्वर्ग और नरक के बारे में बताया था कि स्वर्ग नरक ऐसा कुछ नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। मतलब मनगढ़ंत कहानी का सेंस क्या है, उन्होंने बताया था कि स्वर्ग नरक में क्या अंतर है, सब आपस में क्या रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, और नरक में सब आपस में क्या रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये कहानियों के माध्यम से समझाना चालू किए थे, लोगों को समझ में भी आया था। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने दिया था कि स्वर्ग में भी खाना लगेगा, नरक में भी खाना लगाया गया, सेम खाना। नरक में जो खाना लगाया जाएगा उसका चम्मच से खाना रहेगा, स्वर्ग में भी चम्मच, लेकिन चम्मच का साइज उतना बड़ा रहेगा नरक में, नरक स्वर्ग में भी बेलचा टाइप का। तो बताने का कहने का सेंस था कि नरक में जब आदमी खाएगा तो चम्मच शुरू में ना पकड़ेगा, इतना बड़ा पकड़ेगा तो खाएगा कैसे, ऐसे अइबे नहीं करेगा, यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा। तो कहा कि नरक वाले क्या करेंगे, उनको बस अपनी चिंता रहेगी, ऐसे निकालेगा और खाएगा, खाएगा ऐसे तो हैंडलवा कहाँ चल जाएगा आगे वाले को, ओकर मुंह फोड़ दिया, ओकर मुंह फोड़ दिया, दुनिया भर का फोड़ दिया, नरक में मार चालू हो गया, खाना गया भाड़ में, यहाँ पे उनको बस अपनी चिंता रहेगी। और स्वर्ग में सेम खाना सेम रहेगा, तो वो निकालेंगे अपने सामने वाले को खिलाएंगे, वो इसको खिलाएगा, ये उसको खिलाएंगे। आप लोग को हल्का हल्का स्वर्ग का आभास है? तू लोग खचरा है। मुस्कुरा रहा है, कहा सॉरी, तो जाना पहचाना लग रहा है। तुम लोग का पढ़ाई में इसीलिए मन नहीं लगता है। बताइए, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है? दांते। किसने लिखा है? दांते। सब का सब स्वर्ग हम लोग देख चुके हैं। अरे बैल कहीं का, ये सब दूसरे दुनिया में। ठीक हुआ तुम लोग उस समय दांते के समय नहीं थे, तो दांते काट लेता। पुनर्जागरण रेनेसा की शुरुआत कहां से हुई? इटली। लेकिन बहुत जल्दी इटली का एरिया, ये कुस्तुनतुनिया था, इस पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया और बैजेंटाइन साम्राज्य पीछे होने लगा, जिस वजह से इन लोग को भागने के लिए जमीन कम पड़ गया, जिस वजह से भागने के चक्कर में इधर उधर जमीन खोजने लगे सब, वास्को डी गामा वगैरह, इन सबको मारा था सभी सब बहुत खदेड़ खदेड़ के, तो ये सब बाहर खोजने की दुनिया में निकला सब। अब इसको आगे हम कल समझा देंगे आपको यूरोप में पुनर्जागरण को। चलिए, अच्छा सूचना